बुक दे बेटा, तो एक बुक दे। तो बच्चों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वैसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम 11th क्लास में कर चुके हैं, याद है ना? 3D पढ़ी है 11th क्लास वाली, सबको सिस्टम पूरा पता है। 8 ऑक्टेंट होते हैं। किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, मतलब एक्स वाई और जेड, 3 चाहिए होते हैं, ठीक है ना? तीनों एक्सिस की जरूरत होती है। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अब जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ोगे, इसमें वेक्टर का यूज आएगा। किसका यूज आएगा? वेक्टर का यूज आएगा। तो जो हमने वेक्टर पढ़ा है उसी से 3D ज़्यादा आसान हो जाती है वेक्टर की हेल्प से, ठीक है ना? तो अब 3D स्पेस क्या होता है? ये हो गया हमारे पास y एक्सेस, ये हो गया z एक्सेस, ठीक है, y एक्सेस, z एक्सेस, और ये हमारे पास आ गया x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस और x एक्सेस। ये हमारा आ गया x एक्सेस, ठीक है ना? वैसे तो ये इधर करेंगे, नॉर्मली बनाऊंगा तो इधर बनाऊंगा, चलो ये भी ठीक है, यहाँ भी समझ में ही आ रहा है ना? ऐसे बना लेते। तो ये हमारे पास हो गया x, y और ये z, और ये क्या आ गया हमारे पास? ओरिजिन, ठीक है ना? अब यहां पर x के अपोजिट में x डैश, ये हो गया हमारा x डैश, ठीक है। y के अपोजिट में y डैश, और z के अपोजिट में z डैश, ठीक है ना? ये वेक्टर में भी समझाया था कुछ, याद है? तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर है ना सबको? तो ये होता है अपना एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और जेड ओ जेड डैश। जो वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज पढ़े, वो हमने एक वेक्टर के लिए पढ़े। और वेक्टर का सपोर्ट क्या होता है बेटा? वेक्टर किसके सपोर्ट पे बनता है? एक लाइन के सपोर्ट पे बनता है ना? अब वही काम आपको क्या करना है, एक लाइन के लिए पढ़ना है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन फॉर अ लाइन, डायरेक्शन रेशो फॉर अ लाइन, सब कुछ वेक्टर से ही रिलेटेड। अगर वेक्टर तुम्हारे दिमाग में फिट है तो इसके फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। भूल भी जाओगे तो वेक्टर की हेल्प से आराम से कर पाओगे। तो जब मैं पढ़ाऊंगा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर हम करेंगे तो वेक्टर को जरूर इसमें मेंशन करूंगा, समझ गए? ठीक है। अब कहता है कि अगर मान लो कोई भी लाइन डायरेक्टेड होती है ओरिजिन से, अभी हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे। मान लो एक लाइन डायरेक्टेड है ओरिजिन से, इस तरीके से कुछ जाती है एक लाइन। पहले क्या जाता था? वेक्टर, ठीक है। तो पहले वेक्टर एक बताता हूं आपको। तो सबसे पहले वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन होता था, जैसे मान लो ये एक वेक्टर ओरिजिन पे बना, सही है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाएगा। ये एक वेक्टर है क्योंकि इसकी एक यूनिक डायरेक्शन है, सही है। अगर यही लाइन में कन्वर्ट हो जाए, अगर यही लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लाइन हमारी चली गई पीछे तक, सही है। ये हो गई हमारी लाइन एल, सही है। सेम कंडीशन है कि अगर ये पॉजिटिव एक्स वाई और जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है लाइन, तो ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, यही एंगल बनेगा ना। अगर नेगेटिव साइड की तरफ जाएं बेटा, तो नेगेटिव वाई के साथ अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं, सपोज ये वाला एंगल है नेगेटिव वाई, ठीक है ना, वाई के साथ बीटा है इस तरफ, तो ये दिखाएगा आपको हमें एंगल को ऐसे कंसीडर करना होगा नेगेटिव वाई के साथ। चलो कोई नहीं, यहाँ बना दिया, ठीक है, कंसीडर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? अगर ये लाइन अटैच्ड है वाई एक्सिस के साथ तो इसका एंगल कितना आ रहा है? बीटा आ रहा है। ये बीटा होगा बट ये क्या होगा? पाई माइनस बीटा होगा।
या अगर मैं इसको बीटा मानूं तो ये पाई माइनस बीटा हो जाएगा, यहां कर सकते हैं। वो मैंने लाइन को ऐसे ले लिया इसलिए ये लग रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन एंगल कौन कौन से हो गए? डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन, और लाइन को हम एल से मेंशन कर लेते हैं, ऑफ लाइन एल। तो डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन एल कौन कौन से हो गए? तो डायरेक्शन एंगल हो गए हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। सही है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, ये इस लाइन की डायरेक्शन है। और 3D के अंदर जब लाइन के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस में निकालने चाहिए, या वो जो एंगल देगा उसी हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तब हमें उसका रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 30, 45, 60 दिया तो हम 180 माइनस करके उसको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वही उसके डायरेक्शन एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन। तो इनके रिस्पेक्टिव कॉस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गई? डायरेक्शन कोसाइंस हो गई कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है ना। और जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो किससे डिनोट होते हैं? कॉस अल्फा इज एल, कॉस बीटा इज एम और कॉस गामा इज एन। वही सेम कंडीशन इधर भी है, कॉस पाई माइनस अल्फा इज एल, एम और एन। याद आया कुछ? सब वेक्टर ही चल रहा है ये, ठीक है ना। उसके बाद बेटे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन एल। थोड़ा इधर मैं कंडीशन कर देता हूं। और कंडीशन क्या थी एल, एम और एन की, कुछ याद है? हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अभी तक तो सेम चल रहा है जो आपने पीछे पढ़ा है। जो हम वेक्टर के लिए कर रहे थे वही अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक लाइन के लिए पढ़ रहे हैं। जो हम वेक्टर के लिए कर रहे थे वही अब हम एक लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन के बाद आते हैं डायरेक्शन रेशोज। क्या आते हैं? डायरेक्शन रेशोज। नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन एल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? DRs। तो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं बताओ, कुछ याद आया? वेक्टर में डायरेक्शन रेशोज क्या थे? एक्स, वाई और जेड, यानी जो भी उसका पॉइंट होगा पोजीशन वेक्टर के लिए एक्स वाई जेड होते हैं, वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और उन्हें किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? यूनिक होती हैं। याद है? ठीक है ना। तो और डायरेक्शन रेशियो का क्या एक कंडीशन और समझाई थी? द रियल नंबर विच मेक कोसाइंस प्रोपोर्शनल आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। इफ L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, अगर तीनों बराबर हैं देन A, B, C आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L। सही है। और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, ठीक है ना। एक मिनट। अब कुछ स्पेशल नोट करते जाते हैं। पहला है हमारे पास A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, DCs are unique, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट, DRs आर इनफाइनाइट। ठीक है ना, समझ गए? इतनी बातें क्लियर है? ये सब वेक्टर वाली बात ही थी, इसलिए कोई हमने डेरिवेशन नहीं की, वो सारी की सारी डेरिवेशन हम वेक्टर में कर चुके हैं। ये रिलेशन वगैरह सब समझा चुका था वेक्टर में, याद है? ठीक है ना। अब चलते हैं आगे कि भाई आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। Find DCs when DRs are given। ठीक है, अब आपको ABC गिवन है और आपसे LMN पूछ रहा है। ABC गिवन है और आपसे LMN पूछ रहा है कि LMN क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ABC। LMN क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ABC। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे मिल गया है A, B और C। A, B और C। अगर ABC आपके पास है तो क्या ABC की हेल्प से एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हो? ये इसी वेक्टर के तो पार्ट रहे होंगे, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, वही तो रहा होगा ये। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उस वेक्टर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। यही आएगा ना। तो LMN क्या हो गए? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आएगा ना। अब देखो इसी को इस मेथड से करते हैं। किससे? 3D वाले मेथड से। ABC हमारे पास है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें L फाइंड आउट करना है, M फाइंड आउट करना है और N फाइंड आउट करना है। हम ये जानते हैं कि L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C होगा अगर ABC डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है ना, ABC डायरेक्शन रेशोज होंगे। ठीक है, तो उसको K कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। कर सकते हैं ना। तो L अपॉन A इज इक्वल टू K, यानी L किसके बराबर आ गया? A के। M किसके बराबर आ गया? B के। और N किसके बराबर आ गया? C इंटू के। अब क्योंकि रिलेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर A के होल स्क्वायर, M की जगह हो गया B इंटू के होल स्क्वायर, N की जगह हो गया C इंटू के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब रिलेशन आ गया A स्क्वायर के स्क्वायर, B स्क्वायर के स्क्वायर, C स्क्वायर के स्क्वायर 1। पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हो? के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं? ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है? अब अगर इसे सॉल्व करूं तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1
और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब एल किसके बराबर है? एल इज इक्वल टू ए के। ए अपना एज इट इज के हो रहा, इसीलिए देखो अब डायरेक्शन कोसाइन सीधे किस में निकल रहा है? प्लस माइनस में, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और एन की वैल्यू है प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास एल एम एन आ गए। हमें सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो कहता है कि डायरेक्शन रेशोज 2 3 4 हैं, तो मैं समझ गया कि ये वेक्टर की बात कर रहा है। 2i कैप 3j कैप 4k कैप की वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर निकाल लो, वही एल एम एन हो गए। चाहे वो लाइन प्लस माइनस और लगा लो। समझ में आ रहा है या डाउट कोई? और बाकी रटना चाहो तो रट लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। मान लो एमसीक्यू ही आ जाए और ये लिख दे डायरेक्ट, लेकिन एनसीईआरटी में देखोगे तो कभी तो प्लस माइनस लगा देगा और कभी सिर्फ प्लस ही कर देगा, एक ही वैल्यू ले लेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज, ये दोनों बातें करते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन व्हेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, डी आर्स एंड डी सीज, DCs of a line passes through 2 points। क्या वेक्टर निकाल सकते हो? अगर किसी भी वेक्टर के दो पासिंग पॉइंट या दो एंड पॉइंट गिवन हो, तो क्या वो वेक्टर निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? हाँ, है ना, जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए बी निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वही सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे ये कह रहा है ये एक लाइन है। क्या ये एक लाइन है, इसके दो पासिंग पॉइंट हो गए। एक पॉइंट बेटा ये हो गया ए और एक पॉइंट हो गया ये बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x1 y1 z1। बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और z2। जब वेक्टर ए बी निकाल लोगे तो बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, यही बनेगा ना। अब पूछा जाए कि भाई डायरेक्शन रेशोज बता दो क्या होंगे, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं या स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं उन्हीं को आप डायरेक्शन रेशो बोलते हो। तो क्या आप यही बोलोगे डायरेक्शन रेशो इस वेक्टर के x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशो पता चल गए। अब आपसे कह दे कि इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दो, तो जो आपने वेक्टर ए बी निकाला है उसी की डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर निकालोगे। किससे डिवाइड करोगे? ए बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, यानी नीचे क्या आ जाएगा? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। नींद आ रही है? सोना नहीं है। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है? समझ, कुछ याद है कि नहीं? जब याद नहीं रहता उस बंदे को नींद ही आती है, ये बता क्यों भाई? अब बात हो रही है लाइन के लिए। यहां देखो, तो डी आर्स ऑफ ए बी, अब हम लाइन लिखेंगे ना कि वेक्टर ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइन। लाइन ए बी का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन है, ए से बी, बी से ए। तो यहां पर अगर आप डायरेक्शन रेशो की बात करो तो डायरेक्शन रेशो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये हो सकते हैं। और डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशोज निकाले जा सकते हैं। कैसे आया? सबको समझ में आया? हम वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन, डीसीज ऑफ ए बी। पहला डायरेक्शन रेशियोज हो गया, दूसरा अब आ जाओ डीसीज ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। अब ए बी के डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड है ए बी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ निकालना। और ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल ही सकते हो, क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर मैं यहां पर ए बी की बात कर लूं बच्चों, तो ए बी क्या ये बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। कोई समस्या अभी तक? चाहे वेक्टर निकाल करके मैग्नीट्यूड बोलो या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, मैच कर पा रहे हो? जो वेक्टर में पढ़ा है उससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ भाई, तुझे नींद आ रही है, रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो अब डीसीज ऑफ ए बी की बात करें तो जो आपने डायरेक्शन रेशोज निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डायरेक्शन रेशोज निकाले हैं, यानी ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अभी आप देख के आए कि प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रहा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो देख के आ रहे हो अभी, x2 माइनस x1 ए है, y2 माइनस y1 बी है, z2 माइनस z1 सी है। तो जब हम बात करेंगे डीसीज की, तो डीसीज हमारे पास बन गए x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, तीसरा z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। ये हो सकता है, सही है। मैग्नीट्यूड के सिंबल की जरूरत नहीं बेटा, लाइन, लाइन ए बी का मतलब उसकी लेंथ हो गई सीधे ही, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो इसमें, ठीक है, दिख रहा है ना इतने पे। और हम कह सकते हैं इसमें और हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 अपॉन ए बी, y1 माइनस y2 अपॉन ए बी, z1 माइनस z2 अपॉन ए बी। ठीक है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। एक पहली एक्सरसाइज हो गई खत्म। समझ में आ गया सबको? कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ भी गौरव, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, फटाफट एग्जाम्पल्स खत्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। 3D में से प्लेन हटा करके तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान कर दी है 3D, समझ गए। और 4-5 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन सेम आएगा पेपर में। बुकलेट में 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वही करने हैं और ये छोटे क्वेश्चन करने हैं। पेपर बिल्कुल इसका फिट रहता है कि ये क्वेश्चन आना ही है 5 नंबर, इसी टाइप का। पकड़ लिया, हो गया, ठीक है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अब बात लाइन की कर रहा है, वेक्टर की नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लाइन की। तो अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ है वो 90 डिग्री है, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ है वो कितना है? 60 डिग्री है, और गामा जो जेड एक्सिस के साथ है वो है 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, यानी पॉजिटिव साइड में बन रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना, जो इसने एंगल दिया है वही करना है आपको। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालूं तो डीसीज क्या होंगे बेटा? कॉस 90, कॉस 60 और कॉस 30। क्या आंसर आ गया? कॉस 90 0, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 -2, यानी ए बी सी हमारे पास हैं,
डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस कर लोगे। प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी। अब देखो इसने प्लस माइनस यूज नहीं किया, एक ही कंडीशन ली है, ठीक है ना। 2/3 -1/3 -2/, एक एक भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। एग्जांपल 3, ए हो गया और बी हो गया। हम क्या करते हैं, पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसके डी आर्स निकाल लो। x2 - x1 -2 -1 कर लो, या 1 + 2 कर लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है √77। अब बस डिवाइड कर दो, इसने किया 1 - -2 यानी 3/√77। दूसरा हो गया बेटे 2 - 4 -2/√77। तीसरा हो गया 3 + 5 8/√77। सॉल्व करूं या आ जाएगा, कर लोगे ना, आसान सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताने हैं। ये हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। अगर बेटा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताने हैं तो यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 होगा, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री होगा, और जेड एक्सिस के साथ भी कितना होगा 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आ गया ना, यानी कॉस अल्फा, तो डीसीज क्या हो गए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो बताओ कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, यानी एक्स एक्सिस के डीसीज क्या आ गए 1 0 0। वाई एक्सिस के बताओ, वाई एक्सिस के अगर डायरेक्शन एंगल की बात करें तो एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई के साथ 0 और जेड के साथ 90, तो कितना आ गया, वाई एक्सिस के केस में कितना आ गया कॉस 90 यानी 0, कॉस 0 1 और 0, और जेड एक्सिस की बात करूं तो क्या आएगा 0 0 1। ये हो गए सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस। लिखूं, समझ गए सब, ठीक है ना, फटाफट खत्म हो गया ये। अच्छा अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर। कह रहा शो दैट दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। वेक्टर में भी बहुत बार आया ये कोलिनियर करने के लिए। वहां हमने क्या किया था, वेक्टर ए बी निकाल लिया, वेक्टर बी सी निकाल लिया, वेक्टर ए सी निकाल लिया, सबके मैग्नीट्यूड निकाल लिए। यहां उसी मैग्नीट्यूड को नाम दे दो वेक्टर ए बी, सॉरी लाइन ए बी की लेंथ निकाल ली डिस्टेंस फार्मूला से, BC की लेंथ निकाल ली, AC की लेंथ निकाल ली, किसी भी दो का टोटल तीसरे के बराबर है तो पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी वाली भी कंडीशन है लेकिन अभी यही करो, बाद में उसको समझेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 11.1 हो गई खत्म, ठीक है। नोट कर रहे हो, आगे बढ़े, करना है, कर लिया सबने। चलो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अभी तो आपने कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन के चांस वाले कॉन्सेप्ट को किया आपने, चांस है, कोई जरूर नहीं इसमें कुछ आएगा, ये ऐसे ही था। हाँ अच्छा रुक जा, AC बंद कर देता हूँ बल्कि ना, ठंड आ गई लगता है, सबको ठंड लगने लग गई अब, है ना। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। ऑफ अ लाइन की जगह फाइन लिख दिया।
अब देख आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अब स्पेस का मतलब इक्वेशन किस में हो गई, 3D में बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस का मतलब इन 3D में एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। वो स्ट्रेट लाइन कहाँ थी, 10th क्लास वाली, ओ सॉरी 11th वाली, कार्टेशियन प्लेन में थी। तो वहाँ x और y 2 थे, यहाँ क्या हो गए, x y z 3 हो गए। अब हमें उसी इक्वेशन को डेराइव करना है, इनकी डेरिवेशन हम करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊं कि वेक्टर का क्या यूज है, जानना जरूरी है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब वहां पर आपने सिचुएशन पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब पढ़ा था ना। अब यहां पर भी ऐसे सिर्फ 2 ही सिचुएशंस है, और एनसीईआरटी ने तो एक ही दे रखी है। अब इनसे वो पेज ही डिलीट कर दिया वाला शायद, तो एक ही दे रखी है, दूसरी भी समझा दूंगा। वैसे तो एक से ही काम चल सकता है, ठीक है ना, समझ गए। देखो यहाँ 2 सिचुएशन लिखी, 2 लिखी हैं, लेकिन पढ़ाई एक है, क्योंकि बीच से जब पेज गायब हुआ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो भी चली गई। ठीक है, देखो ध्यान से लिखा है ना। तो इट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। कह रहा है इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, और सिर्फ एक पढ़ा करके पहुंच गए एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, पढ़ाई को लेकर के बहुत जल्दी में रहते हैं लोग, ये जल्दी से निपटे ये किसी तरीके से, है ना। बच्चे भी वैसे फिर हो गए जल्दबाजी में, जल्दी से निपटाओ, पहुंचे, नौकरी वोकरी लगे, मौज करें। इट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। पहला जो है पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट विद गिवन डायरेक्शन। passes through given point, passes through given point with given direction, passes through given point, ठीक है, with given direction। पहली सिचुएशन ये है, कह रहा उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक गिवन पॉइंट से पास करती हो और उसकी डायरेक्शन हमें गिवन हो। गिवन पॉइंट से पास करती हो और उसकी डायरेक्शन हमें गिवन हो। अब नोट मत करो, पहले ध्यान समझ लो सारे, ठीक है, नोट करने की जल्दबाजी में मत रहो। ये हमारे पास एक 3D स्पेस हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x, y और z, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब एक लाइन जो है उसका पासिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हम लाइन बना लेते हैं अपनी। एक लाइन है, उसका पासिंग पॉइंट है, और एक उसकी डायरेक्शन भी उसकी गिवन है। इस तरीके से लाइन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको देगा, तो मान लो वो पॉइंट हमारे पास P हो गया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1, x1, y1 और z1, ये इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। एंड पासेस थ्रू एंड विद अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब ये है बेटा कि गिवन डायरेक्शन का मतलब है कि आपको एक वेक्टर देगा जिसकी वो डायरेक्शन में होगा, वेक्टर देगा या एक लाइन देगा जिसकी वो डायरेक्शन में लाइन है। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर, ठीक है ना। तो वो वेक्टर हमारे पास हो गया वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन में ये लाइन है हमारे पास, सही है। अगर वेक्टर बी की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, शाबाश। अगर बी की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या निकालेंगे हम, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वही डायरेक्शन इस लाइन की है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। अभी समझ में आ रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट विद गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ऐसे कहेगा पैरेलल विद वेक्टर बी,
या इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी लिख देगा, या इन डायरेक्शन ऑफ लाइन, उसके बाद में लाइन पे आएंगे, अभी वेक्टर की बात हो रही है। कह रहे इस लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P का पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। निकाल लिया जी P का पोजीशन वेक्टर, तो O से लेना पड़ेगा OP, सही है। और अब क्योंकि इक्वेशन निकालनी है तो यहां वेरिएबल कितने होंगे, 3 x y z। जैसे कार्टीजियन प्लेन में इक्वेशन निकलती थी तो क्या लिखते थे, 2x + 3y + 5 = 0। ये x y क्या थे, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या रोल प्ले करते हैं कि ये लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो एक्स वाई डिनोट करता है। यही था ना कि भाई वो सारे पॉइंट इस लाइन पे आएंगे जो एक्स वाई की वैल्यू मैं उसमें पुट करूंगा लाइन में, और लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही होते हैं ना। तो हमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना पड़ता है, कौन सा, एक्स वाई जेड। तो हमने उसका भी पोजीशन वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, उसका भी हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया, और वो उस पॉइंट का नाम हमने आर रख दिया। कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई और जेड, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो पासिंग पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से ही मेंशन करना है, याद रखना है। और जो ये वेरिएबल पॉइंट हमने लिया है इसको वेक्टर आर से मेंशन करना, सही है। हमें लाइन की दो इक्वेशन पढ़नी पड़ती है, एक कार्टीजियन इक्वेशन और एक वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन मतलब डेरिवेशन से वेक्टर इक्वेशन आती है, और वेक्टर इक्वेशन की हेल्प से ही आप कार्टीजियन इक्वेशन को डिराइव करते हो। तो हम दोनों डेरिवेशन सीखेंगे जो कि तुम लोगों को प्रॉपरली याद रहे, ऐसा भूलो ना, ठीक है ना। और बड़े आराम से याद आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कार्टीजियन इक्वेशन से वेक्टर पूछ ली जाती है, वेक्टर से कार्टीजियन पूछ ली जाती है, यानी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो वो आप डेरिवेशन में तुरंत सीख जाओगे, बड़े प्यार से कन्वर्ट कर डालोगे, ठीक है ना। चले आगे, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। वेक्टर आर, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, और आर हो गया आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है ना। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे। अब सबसे पहले हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी वेक्टर इक्वेशन लिख, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्योंकि आपको ट्राइंगल दिख गई है तो यहां पर हम लगाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर। OPR में बात करें तो B की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हम ले रहे हैं P से R की तरफ। तो क्या हो गया, OP प्लस PR इज इक्वल टू वेक्टर OR, यही होगा। OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR इज इक्वल टू वेक्टर OR, यही था ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सही है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिस इंप्लाइज वेक्टर OP किसके बराबर है बेटा, वेक्टर A के। वेक्टर PR के बारे में हम जानते नहीं हैं, और वेक्टर OR इज वेक्टर R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। बिकॉज वेक्टर PR इज पैरेलल टू वेक्टर B, बिकॉज वेक्टर PR इज पैरेलल विद वेक्टर B, यही मतलब है ना, इन डायरेक्शन ऑफ, यही है, या कोलिनियर विद वेक्टर B। देयरफॉर वेक्टर PR इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। क्या ये लिखना गलत होगा, लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम फर्स्ट ये कंडीशन आने के बाद हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो वेक्टर R है वो किसके बराबर हो गया, वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई किसी भी लाइन की, ठीक है। व्हेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर और गिवन लाइन, ठीक है ना। अब कैसे यूज करना है इस पे अभी हम आएंगे। कुछ अजीब लग रहा है या समझ में आ रहा है सबको,
अभी देखते हैं, सोच रहे हो सारे, लग तो रहा ही ये कुछ, है ना। ये वेक्टर इक्वेशन है, निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन कराता हूँ तो और अच्छा समझ में आए। अभी डेरिवेशन सबको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ कार्टीजियन इक्वेशन, किस पे आ जाते हैं, कार्टीजियन इक्वेशन। कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अगर वेक्टर ए की बात करूं तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करूं वेक्टर ए को बच्चों, क्या x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप होगा। वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म हो गई x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। सही है। वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म हम कंसीडर कर लेते हैं a आई कैप, b जे कैप और c के कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर या कोई डाउट, कुछ भी दिक्कत हो पूछो, कुछ रहना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, यहां तक आ गए। अब जो हमने वेक्टर इक्वेशन निकाली है उसमें ये सारी वैल्यूज रख दो। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है ना। देयरफॉर वेक्टर आर हो गया एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और वेक्टर ए क्या हो गया, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप और z1 के कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। ठीक है, z1 के कैप। इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस लैम्डा टाइम्स बी, यानी ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। यहां तक ठीक है, सही है। अब ये वाली वैल्यूज मैं लेफ्ट साइड पर लाता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। क्या बन गया, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू ए लैम्डा आई कैप, बी लैम्डा जे कैप प्लस सी लैम्डा के कैप प्लस सी लैम्डा के कैप। ठीक है ना, प्लस सी लैम्डा के कैप, ये है। ठीक है, अब दोनों में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं ना। आई कैप और आई कैप इक्वल, जे कैप और जे कैप इक्वल, एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी लैम्डा और z माइनस z1 इज इक्वल टू सी लैम्डा। थोड़ा और सॉल्व करें, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। क्या ये तीनों लैम्डा के बराबर आ गए? अगर ये तीनों लैम्डा के बराबर आ गए तो ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं या होंगे। तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये है बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या समझ में आ गया? देखो ध्यान से, क्लियर हुआ? आपको बस ये याद रखना है और ये बॉक्स याद रखना है। कैसे आया, समझ में आया?
अब मान लो आपको ये सीधी इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ए बी सी हैं वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कई बार वो हमें पागल भी बनाता है, जैसे x की जगह लिख देगा 2x। अब आप a को नहीं कह सकते, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी x y z के कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। तो पहले उन्हें बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, फिर ए बी सी निकालोगे। अब ए बी सी हमारे पास आ गए। अब पूछ ले व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, क्या निकाल लोगे? अगर डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के पता है तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल लोगे? ए बी सी है हमारे पास, तो a अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, c अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ गए? डायरेक्शन रेशियो के केस में ये है, अगर ए बी सी की जगह डायरेक्शन कोसाइन ही दे दे, मान लो ये b कैप दे दे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन वही है, एल एम एन की फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते। डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन रेशियो हो सकती है ना, डायरेक्शन बता ही रही है, उन्हीं को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो और वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यही इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है ना? अब आपसे हमेशा पूछा करेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, मान लो पूछ रहा है डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन का मतलब जो इन वेक्टर बी है इसी के जो स्केलर कंपोनेंट है वही डायरेक्शन है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल, जो वेक्टर बी के डायरेक्शन कोसाइन है वही लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ बी है वो। समझ गए? क्लियर हो गई बात? इन डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो ये एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाएगी वही ये लाइन भी एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाएगी। ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले, फिर तुम लोग देखोगे कितना आसान है ये। डेरिवेशन देख के कभी कभार थोड़ा डर लग जाता है मन में। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। क्या बोलता है बेटा 6 एग्जाम्पल? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। पासिंग पॉइंट क्या हो गया लाइन का, 5 2 और -4, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, वो इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी मुझे मिल गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कौन सी इक्वेशन चाहिए? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना? तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना हो जाएगा बेटा, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। अब निकाल लो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो वेक्टर आर अपनी जगह रहेगा, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि यही प्रेजेंट करता है कि ये इक्वेशन इन स्पेस है। ठीक है? ए की जगह क्या आ गया, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की जगह क्या आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर। ठीक है? अब आ जाओ कार्टेशियन इक्वेशन पर। कह रहा है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, कोई डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, और डेरिवेशन ना आए तब भी चलेगा, मतलब डेरिवेशन सिर्फ वेक्टर इक्वेशन दे दे और कहते हैं यहां से कार्टेशियन में चेंज कर दो, क्या तब नहीं कर पाओगे? पासिंग पॉइंट में सीधा पता चल गया 5 2 -4। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, 3 2 -8। ठीक है?